Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful, whose bounties and blessings are countless upon us. I am Dr. Hassan Junaid in front of you. Today we are going to discuss interview protocol. और ये जो इंटरव्यू प्रोटोकॉल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वेटरनरी ऑफिसर की सीटों के लिए करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ जो है वो देखने हैं कि रूम में एंटर होने से लेके और एग्जिट होने तक दरमियान में जो हमसे क्वेश्चनिंग होनी है उसके दरमियान हमने अपना टेम्परामेंट कैसा रखना है और हमसे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरिट फार्मूला पीपीएससी का बताता चलूं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। आप लोगों ने जो टेस्ट क्लियर किया है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंस्टीट्यूट के थ्रू क्लियर किया है। इस इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड करने हैं बंदे लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि इन बंदों से हमने टेस्ट लिया, इनसे इंटरव्यू लिया, ये सूटेबल कैंडिडेट है और इनको आप अपने जो है इंस्टीट्यूट में जॉब दे दें। ठीक है, अब आप लोग पहली स्टेज क्लियर कर गए, आप लोग वो हैं जो लोग अपना टेस्ट क्लियर कर गए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं फॉर इंटरव्यू। आप लोगों में से पीपीएससी ने 5 बंदे हर सीट के ऊपर बुलाए हैं, एक सीट पे 5 बंदे बुलाए हैं। फॉर एग्जांपल आपके 2 टेस्ट हैं मोस्टली लोगों के जो क्लियर हैं। एक वीओ हेल्थ ओवर रिसर्च का है, वो 19 सीटें थी, तो गालबन जो है वो उन्होंने 19 सीटों पे 95% बुलाए होंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो सीमन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर वाला था वो आप लोगों की 26 सीटें थी, तो उसके ऊपर इन्होंने 130 लोग बुलाए होंगे। 130 लोग सिलेक्टेड होंगे, जमा माइनस 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ माइनॉरिटी की सीट हो, डिसेबल की सीट हो, वो क्लियर ना कर पाए हो टेस्ट, तो वो सीट वेकेंट रह जाती है, वो जनरल सीटों में नहीं आती। ऑलमोस्ट इतने लोग बुलाए होंगे, यानी आप समझ लें कि आपका अब जो कंपटीशन है वो हर एक सीट के पीछे 5 लोगों का कंपटीशन आप में से है। रिगार्डलेस ऑफ दिस, इस चीज को आपने परेशान नहीं लेना कि 5 लोग ज्यादा हैं या कम है। पीपीएससी ने आप में से जो उनको सूटेबल बंदे लगते हैं जो ये जॉब कर सकते हैं वो लोग सिलेक्ट करने हैं। अगर उन्हें लगेगा कि कोई पर्सन आप में से सूटेबल नहीं तो वो सीटें खाली भी छोड़ देते हैं। और वेटरनरी ऑफिसर की सीटों में तो ऐसा कम होता है, 18 की सीटें हो, 19 की सीटें हो ना, तो वो अक्सर खाली भी रह जाती हैं। हालांकि कैंडिडेट भी ज्यादा होते हैं, सीटें भी पूरी होती हैं, लेकिन उन्हें सूटेबल नहीं लगता कि इस सीट के लिए, तो वो सीटें वेकेंट भी रह जाती हैं। आपके केस में तो ऐसा नहीं होगा, काफी लोग हैं माशाल्लाह और यंग जनरेशन सारी टैलेंटेड है। अच्छा, अब मैं आपको मेरिट फार्मूला बता दूं कि आप लोगों की सिलेक्शन के लिए मेरिट फार्मूला क्या बनेगा, उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू टिप्स की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपकी एकेडमिक्स के नंबर होंगे, ये 40 मार्क्स होते हैं। आपकी एकेडमिक्स के टोटल 40 मार्क्स होते हैं। इसमें आपकी मैट्रिक, एफएससी और डीवीएम शामिल होता है। मैट्रिक के गलबन 8 नंबर होते हैं, एफएससी के 12 नंबर होते हैं और डीवीएम के 20 नंबर होते हैं। ये कुछ स्लैबें उन्होंने बनाई होती हैं परसेंटेज के हवाले से, और उसके अंदर से आपको ये टोटल नंबर मिलने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके 90% मार्क्स हैं, 90 पे तो पूरे 8 ही मिल जाएंगे, चले 8 ही लगा लें, आप ऑलमोस्ट सारे 90 वाले हैं। एफएससी में लगा लें कि 80% है, तो वो उसको 10 नंबर दे देगा 12 में से। और ये जो आपके डीवीएम के मार्क्स होंगे, जो आपकी सीजीपी होगी, उसमें से 20 में से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपकी 3.9 है तो 18 नंबर भी मिल सकते हैं, अगर थोड़ी सी कम है तो 15 मिल जाते हैं। हम ऑन एन एवरेज 15 नंबर लगा लेते हैं। एक बच्चा जिसकी नॉर्मल सीजीपी या सीजीपी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती इस जॉब के लिए, तो ये आप लगा लें टोटल 33 नंबर हो गए, 40 में से 33 नंबर हो गए। आम तौर पे 33 से लेके 38 नंबर में ही फॉल करते हैं डीवीएम वाले सारे लोग, क्योंकि हम वही लोग होते हैं जिनका कैलिबर अराउंड अबाउट 70 to 80% के दरमियान वाले हम लोग हैं ना। हमारा कैलिबर इतना ही है, इतनी परसेंटेजेस हम अपनी
जो जिंदगी है उसमें हासिल करते आए हैं। तो वो नंबर 33 से 38, किसी की सीजीपीए बहुत हायर भी है तो वो 38 तक पहुंच जाएगा, डीवीएम की बात करें। किसी की सीजीपीए कम भी है, 2.5 भी है, वो 33 तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे 5 नंबरों का ऑलमोस्ट डिफरेंस डल सकता है दो कंपटीशन वाले लोगों के दरमियान। ठीक है, ये जब आप दे जाएंगे पीपीएससी के दफ्तर जाएंगे, जब वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, एक दो सफे वो आपसे साइन करवाएंगे, उधर आपके सफे के ऊपर लिखा हुआ होगा आपके ये नंबर 40 में से। कोई आप में से एक्टिव हुआ, चलाक हुआ, तो अपने ये नंबर वहां पे सफे से देख भी लेगा कि उसके ये कितने नंबर बनते हैं। ठीक है, आमतौर पे 33 से 38 के दरमियान ही होंगे। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने जो टेस्ट दिया, जिसकी बेस पे आप शॉर्ट लिस्टेड हुए, वो 100 मार्क्स का टेस्ट था। या तो 100 मार्क्स कंसीडर करेंगे या वो 50 मार्क्स कंसीडर करेंगे, आधे कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने 70 नंबर लिए टेस्ट में, तो अगर 100 नंबर कंसीडर करेंगे तो उसके 70 लग जाएंगे, अगर 50 नंबर कंसीडर करेंगे तो उसके 35 नंबर लग जाएंगे। ये दो चीजें प्री डिटरमिन्ड हो चुकी कि आप लोगों के कितने नंबर एकेडमिक्स के लगने हैं, कितने नंबर टेस्ट के लगने हैं, ये आपके लग चुके। टेस्ट के नंबर वहां पे शो नहीं हो रहे होते जब आप वहां पे जाएंगे। तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता ही है कि हम कितनी रेंज में, हमने कितने नंबर लिए। मेरा ख्याल है कि आप जो ये टॉप स्लॉट्स में आ गए हैं, टॉप 100 बंदे, उनके राउंड अबाउट करीब करीब नंबर होंगे। ठीक है, 2-3 नंबरों का ही फर्क होगा। यहाँ भी मतलब मैक्सिमम 5 नंबरों का फर्क डाल लें। 5 नंबर का फर्क आपकी एकेडमिक्स में डल गया, 5 नंबर का फर्क आपके टेस्ट के नंबरों में डल गया। एक बंदा है जो 10 नंबर आगे है अपने दूसरे कुलीग से, अब तक के फार्मूले के मुताबिक 10 नंबर वो आगे है कंपटीशन में। लेकिन अब आखिरी चीज जो आ जाती है ना, इंटरव्यू, ये ही मेन चीज है जिसने आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन, रिजेक्शन तो नहीं इसको कह सकते, हम रिजेक्शन का लफ्ज हमें नहीं यूज करना चाहिए, नॉट क्वालिफाइड कह लें या नॉट रिकमेंडेड कह लें। क्योंकि बच्चा जो इंटरव्यू में 100 में से 50 नंबर ले जाता है वो पास होता है, उसका चांस भी जाया नहीं होगा। आप में से जो बंदे के नंबर आ जाएंगे ना 100 में से 50 इंटरव्यू में, अल्लाह करे आप सबके ज्यादा हैं और सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक बंदा 50 से अगर कम नंबर उसको देता है इंटरव्यू पैनल, तो उसका ये चांस मिस हो जाएगा, वो फेल कंसीडर होगा, उसको हम रिजेक्टेड कैंडिडेट कह सकते हैं। लेकिन एक बंदे ने नंबर ज्यादा लिए 50 से, उसने 65 नंबर ले लिए लेकिन मेरिट फार्मूले में नहीं आया, तो वो नॉट रिकमेंडेड का लफ्ज उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, नॉट क्वालिफाइड का लफ्ज उसके लिए यूज कर लेते हैं, और उसका चांस जाया नहीं होता, बस इतना हो जाता है। अच्छा, अब ये इंटरव्यू के जो 100 मार्क्स हैं, इन्होंने टोटल ये देखें, पीछे सारा कर करा के 10 नंबरों का फर्क था, लेकिन इस इंटरव्यू ने टोटल ऊपर नीचे कर देना है मेरिट को। एक बंदे को इंटरव्यू वाले 60 नंबर देते हैं और एक को 80 नंबर देते हैं, तो ये 10 नंबरों का फर्क तो इजीली खत्म हो गया ना। 20 नंबरों का अगर उन्होंने डिफरेंस डाल दिया 20 बीच में, और इतना बाजू का डाल भी देते हैं डिफरेंस, होता ऑलमोस्ट मेरिट पे है। आप ये समझ लें कि 90% आप लोग मेरिट पे ही आगे सेलेक्ट होंगे। 10% की जमा माइनस पाकिस्तानी अदारे हैं, गुंजाइश रखी जा सकती है। लेकिन बहरहाल पीपीएससी एक काफी हद तक शफाफ अदारा है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना, क्योंकि हमने काफी सारे लोग अपने कुलीग देखे, खुद हम लोग हुए, तो हमने देखा है कि काफी हद तक इसमें शफाफियत है। बाकी 10% का आंसर मौजूद हो सकता है, इस हवाले से आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। जैसे मतलब कुछ सीटें जो कंट्रैक्ट बेस पे आई हैं, उधर तो चले फेवरेटिज्म चल सकता है ना कुछ, लेकिन पीपीएससी में फेवरेटिज्म थोड़ा सा जो आंसर है ना वो कम होता है। उसकी अब वजह मैं आपको बताता हूँ, उस तरफ हम चलते हैं, इंटरव्यू की तरफ। देखें जी, जो आपका इंटरव्यू पैनल बनता है उसके अंदर एक बंदा पीपीएससी का मेंबर होता है। आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलें, उधर उनके अबाउट अस में या मेंबर्स पे क्लिक करें, वहां 10 से 11 बंदों की आपको तस्वीरें और प्रोफाइल नजर आएगा। उनमें से एक बंदा लाजमी होगा, आपके पैनल में एक बंदा लाजमी होगा, और वो पीपीएससी के उस पैनल का चेयरमैन होगा। वैसे तो पीपीएससी का ओवरऑल एक चेयरमैन होता है,
मैं बात कर रहा हूँ जो आपका इंटरव्यू पैनल बनेगा वो 4 से 5 लोग होते हैं इंटरव्यू आपका लेने वाले, आमतौर पे 4 होते हैं। ये जिन लोगों ने अभी 3 सीटों का इंटरव्यू दिया वो काइंडली बताएंगे लाहौर में जो पैनल बना उसमें कितने लोग थे, 4 लोग थे या 5 लोग थे? जैनब नुमान, सबा रबानी और तैमूर, 4 लोग थे। ठीक है, इसको हम प्रिसाइज कर लेते हैं 4 के ऊपर, 4 ही होते हैं पीपीएससी में। इनमें एक बंदा मेन सीट पे बैठा होता है जिसको हम पीपीएससी का मेंबर या उस पैनल का चेयरमैन कहते हैं। वो पीपीएससी, आप वेबसाइट खोलें उस पर मेंबर्स उसके आ रहे होंगे, उन्हीं में से एक बंदा होगा। एक बंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर होता है। अगर बीजेडयू की तरफ इंटरव्यू मुल्तान की तरफ है तो आमतौर पे वो बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी से उठा लेंगे बंदा। अगर लाहौर की तरफ है तो वो युवास से उठाएंगे। पिंडी में इंटरव्यू पैनल बैठा है तो वो उठाएंगे आपका एरिड से। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ, बहावलपुर में पैनल बैठा है तो वो बहावलपुर से बंदा उठा लेते हैं। ये वाला जो आपका लास्ट इंटरव्यू है 3 सीटों वाला वो लाहौर की तरफ था, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर से ही कोई प्रोफेसर उन्होंने यूनिवर्सिटी का उठाया होगा। जो करीब का बंदा पड़ता है वो उठाते हैं। और थोड़ा बहुत फर्क इससे भी पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं और बंदा किस यूनिवर्सिटी के। आमतौर पे जो टीचर आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया होता है वो नंबर आपको थोड़े से अच्छे दे जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इवन कास्ट को भी प्रेफर थोड़ा सा कर जाते हैं लोग। तो ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होगा। दूसरे वाले को आप भी ओके रहने दे, दूसरा बंदा भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है। एक बंदा डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। याद रखिएगा, बात का ये वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आप किस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने आए हैं। तो इस डिपार्टमेंट जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इसका नाम है लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब, पूरा नाम इसका ये है। सिर्फ लाइव स्टॉक कह के नहीं मोशा जना, पूरा एक प्रॉपर आप जवाब देंगे। तो लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इस पैनल के अंदर। और एक रिटायर्ड फील्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर रिटायर्ड फील्ड पर्सन आ जाएगा तो ये यूनिवर्सिटी का दूसरा प्रोफेसर नहीं होगा। हाँ जी, वो कैडर से रिलेटेड बंदा होगा जो डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। कैडर से एज सच ये ना अवेलेबिलिटी के ऊपर भी करता है। अभी मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू दे के आया था, वो रिसर्च का था लेकिन उसमें उन्होंने डीजी एक्सटेंशन को बिठा दिया था। कैडर तो वो रिसर्च था, ठीक है। और जब लाहौर में जो पैनल बैठे उधर उन्होंने रिसर्च का बंदा ही बिठाया, लाहौर पीआरआई का, पीआरआई का नहीं सॉरी वीआरआई का, वेटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। लेकिन मैंने मुल्तान में इंटरव्यू दिया तो मुल्तान में उन्होंने डीजी एक्सटेंशन को बिठा लिया था, ठीक है। तो कैडर स्पेसिफिक लाजमी नहीं, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव काफी हद तक स्पेसिफिक है कि एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और रिटायर्ड पर्सन या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इनमें से एक बंदा हो सकता है। एक प्रोफेसर तो लाजमी होता है, एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव लाजमी होता है, चेयरमैन लाजमी, ये 3 बंदे लाजमी होते हैं। चौथा बंदा या वो यूनिवर्सिटी का ही कोई और प्रोफेसर उठा लेंगे या कोई रिटायर्ड बंदा उठा लेंगे या फील्ड का कोई और बंदा बैठा लेंगे। मतलब उन्होंने 4 बंदे पूरे करने हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो चेयरमैन पैनल का होता है, एक ये मतलब काफी हद तक मेरा ख्याल ये ठीक भी बात है, 50 मार्क्स इसके हाथ में होते हैं और बाकी सारे लोगों के हाथ में 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 50 नंबर चेयरमैन के हाथ में। जो चेयरमैन होता है वो आमतौर पे ब्यूरोक्रेट होता है। ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं। ये जो मेंबर है ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं। कोई एडिशनल आईजी हो सकता है, आईजी पंजाब कोई रिटायर्ड, ठीक है, आईजी केपी के रिटायर्ड। मतलब वो मेंबर आप देखेंगे उनमें ये बड़े बड़े उहदों के होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट टाइप का बंदा होता है। तो इन लोगों को अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी सिफारिश का आंसर ना कम हो जाता है। बाकी जो लोग होते हैं वो यूनिवर्सिटी के होते हैं। आपका जो जिस भी एरिया में इंटरव्यू बने, पिछला इंटरव्यू जो था उसमें सीटें कम थी तो उन्होंने ऑप्शन लाहौर का दिया था। अब वाली में चूंकि सीटें ज्यादा हैं तो मेरा ख्याल है डिफरेंट सिटीज में आपका पैनल बन जाएगा। मेन पैनल मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी बन सकते हैं, जिनमें मुल्तान और लाहौर दो तो बनेंगे मेरा ख्याल है लाजमी तौर पे।
तो ये नंबरों की तकसीम होगी कि चेयरमैन के हाथ में 50 मार्क्स हैं और बाकी लोगों के हाथ में 50 मार्क्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि किस तरह आप लोगों ने उस दिन जो है वो कैडर क्या होता है। कैडर मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कैडर क्या होता है। इन्हीं स्लाइडों में है आगे। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। देखें, एक ये सादा सी बात है कि आप डिसेंट ड्रेसिंग करेंगे, शोखी ड्रेसिंग नहीं कर लेनी। कोशिश करें ड्रेस पैंट शर्ट पहन जाएं। जो लोग जरा मौलवी तबीयत के लोग हैं वो शलवार कमीज पहनते हैं, तो शलवार कमीज के ऊपर जो है वो वास्कट पहन जाए, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। पैंट कोट पहनना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाई लगाना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें जो है जस्ट एक डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। बाकी इसका इतना ज्यादा नहीं है कि एक बंदे ने टाई और पैंट कोट पहना है तो वो लाजमी तौर पर सिलेक्टेड है, और एक बंदा अगर सिंपल शलवार कमीज पहन गया तो वो सिलेक्टेड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ ड्रेसिंग आपकी मैटर जरूर करती है। तो साफ सुथरी धुली हुए कपड़े आप पहन के जाएं, ये ना हो कि मैले से कपड़े पहन जाएं जो शो कर रहे हो कि बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है। हेयर और जो नेल है वो ट्रिम्ड होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर हेयर कट लिया हो, लंबे बाल एक बंदा अगर रखता है तो रखे लंबे, लेकिन ट्रिम्ड होने चाहिए, कटे हुए, प्रॉपर शेव प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए। दाढ़ी है तो उसको भी कट दिया हो प्रॉपर। इसी तरह शूज उसके पॉलिश तो होने चाहिए, ठीक है। नए ना भी हो कोई मैटर नहीं है, पॉलिश तो हो ना। लाजमी नहीं है शू ब्लैक या किस कलर के आपने पहनने हैं। आमतौर पे जिस कलर की आपकी बेल्ट होती है, अगर हम ड्रेसिंग सेंस की बात कर लें तो शू का कलर भी वैसा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा डीप बातें हैं, ये इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। तो आप ब्लैक पहन जाए, ब्राउन पहन जाए, कोई मसला नहीं होता। अगर मजीद इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर जिस कलर के आपने शू पहने हैं, आपकी जो बेल्ट है वो भी उसी कलर की होनी चाहिए, ठीक है। ब्राउन अगर है तो बेल्ट भी ब्राउन आप पहने। ये थोड़ा सा फिर ज्यादा मजीद एथिकेट्स में आ जाता है। टाई का कलर आपकी जो है वो पैंट या शर्ट किसी एक से मैच होना चाहिए। इस तरह के कुछ मतलब देख लें। फीमेल्स अगर देख लें, जो फीमेल्स हैं वो जो भी वो ड्रेसिंग करती हैं, अबाया पहनती हैं, स्कार्फ पहनती हैं, जस्ट आर्म पहनती हैं, इवन जीन्स शर्ट भी पहनती हैं, तो ये कोई मसला नहीं है ड्रेसिंग के हवाले से। उन्होंने अगर एक जीन्स पहनी हुई है तो ये नहीं है कि उसी को सिलेक्ट करना है, और एक अबाया पहन गई है तो वो कहेंगे नहीं ये ज्यादा दीनी है, या वो कहें ज्यादा दीनी है तो इसी को सिलेक्ट करना है। ये भी कोई मैटर नहीं है, साफ सुथरा ड्रेस होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा शोखा सा नहीं होना चाहिए। हैंड बैग अगर आप पकड़ना चाहती हैं, हैंड बैग भी आप ले सकती हैं, जरा ज्यादा सलमो सितारों वाला ना हो, जरा डिसेंट लुक हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे जेब में कई लोग फूल लगा लें या कोई पेन वगैरह रख लें, इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि रिटर्न टेस्ट तो नहीं है। जरा डिसेंट ड्रेसिंग के अंदर चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। एटीट्यूड आप जहरी बात है अपना पॉजिटिव वहां पे रखेंगे। आपसे जो भी वो क्वेश्चनिंग करते हैं वो तो आपको टीज करने की कोशिश करेंगे ना, उन्होंने तो आपको नर्वस करने की कोशिश करनी है। आपने अपना एक एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। आवाज की जो आपकी पिच है वो शुरू से आखिर तक एक दरमियानी पिच होनी चाहिए। इतनी आवाज होनी चाहिए कि जितने लोग बैठे हैं कमरे में उनको सुनाई देनी चाहिए। ये ना वो एक बंदा आपसे क्वेश्चन करता है और वो सिर्फ आपको ही सुनाई दे रहा है, उसका जवाब उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो सुनाई, बाकी एक एक रूम में जितनी आवाज होनी चाहिए एक बंदे की, उतनी आवाज होनी चाहिए कि बाकी लोग प्रॉपर तरीके से सुन सकें आपकी आवाज को। आई कांटेक्ट आपने अपना बेहतर रखना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछता है आपने उसकी आईज में देख के बात करनी है। ये ना हो कि आप आपकी नजरें वॉन्डरिंग कर रही हो रूम में, ऊपर देख रही हैं, नीचे देख रही हैं, दाएं बाएं। जैसे आम हम आप समझ लें एक जनरल गपशप है, फैमिली जैसे बैठती है। वो बहुत ज्यादा आपने परेशान नहीं होना या टेंशन नहीं लेनी। हम जैसे इंसान है, फ्रेंडली माहौल होता है, ठीक है। वो गपशप लगाते हैं 10 मिनट 15 मिनट, उसमें उनको ओवरऑल कुछ करेक्टर उन्होंने जज करने होते हैं, वो जज करते हैं, ठीक है। और आपको जाने की इजाजत दे देते हैं। आप उस वो भी मैं आपको भी प्रोटोकॉल बताता हूँ कि एंटर कैसे होना है, एग्जिट कैसे होना है। तो ओवरऑल आपने जो आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके साथ अपना आई कांटेक्ट रखना है, बाकी मेंबर्स की तरफ भी देखते रहें। और बारी बारी आपसे सारे मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले चेयरमैन स्टार्ट होता है, वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है आपके जो है इंट्रोडक्शन के बारे में, आपकी जात से रिलेटेड। जनरल नॉलेज भी पूछ सकता है वो आपसे। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्स में देख रहा हूँ, कुछ लास्ट एग्जाम्स में, कि जनरल नॉलेज का पोर्शन जरा कम कर दिया है पूछना ना।
पहले तो जनरल नॉलेज पे 10-10 15-15 मिनट लगा दिया करते थे, ठीक है, कि आजकल प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेनेट का चेयरमैन कौन है, फलां चीज क्या है, आप किस शहर से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये एक प्रॉपर, मतलब जब 30-35 मिनट का इंटरव्यू होता है ना, उनमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं फील्ड से रिलेटेड। और लास्ट जो इंटरव्यू हुआ है उसमें भी मैंने बच्चों से पूछा, तो उन्होंने जरा जनरल नॉलेज को कम वेटेज दिया है और जनरल गपशप और जनरल क्वेश्चंस, फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू को निपटाने वाली बात की है। तो ये चीज आपके एंड पे नहीं है। आपके एंड पे अपनी अच्छी ड्रेसिंग, ट्रिम्ड हेयर एंड नेल पॉलिश शूट, पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा आई कंटेक्ट, आवाज की अच्छी पिच, ये आपके एंड पे है जो आपने कवर करनी है। बाकी सारी चीजें उनके एंड पे है कि वो क्या क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको एक जो आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह के जो है क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली दो तरह के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं। ये आमतौर पे चेयरमैन आपसे पूछता है, जो पैनल का चेयरमैन होता है वो आपसे जनरल नॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट बेसिकली करता है। और बाकी जो 3 मेंबर होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपसे पूछते हैं। इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, पहले जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट को, और उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज को, कि सब्जेक्ट नॉलेज में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाए जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट पे। देखें, जो एक आइडियल इंटरव्यू होना चाहिए उसमें सबसे पहले उस चेयरमैन, आप देखें, आप पहले प्रोटोकॉल देख लें कि आपने रूम में कैसे एंटर होना है। आप पीपीएससी के दफ्तर जाएंगे, जो भी आपका सेंटर बनेगा वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि आया के पूरे हैं कि नहीं, आपका पीवीएमसी सर्टिफिकेट, आपकी सारी चीजें। जिसके पूरे हो जाएंगे वो बनाते जाएंगे आपसे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेंगे। और उसके बाद आपको एक कमरे के अंदर पैनल बैठा होगा और बारी बारी एक एक बंदा बुलाते जाएंगे। एक बंदा इंटरव्यू कमरे में दाखिल हो जाएगा तो एक बंदे को वो और आवाज दे देंगे जो उस कमरे के बाहर बैठ जाएगा। जैसे ही पहले वाला बंदा इंटरव्यू के कमरे से बाहर निकलेगा, थोड़ी देर दरवाजा बंद रहेगा, वो अपना डिस्कस करेंगे उस बंदे के बारे में, और उसके बाद बेल बजाएंगे या पीएन को कहेंगे कि अगले बंदे को बुलाएं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका टर्म आ गया, आपने रूम में एंटर होना है। आप रूम ओपन करते हैं, नॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने घंटी ऑलरेडी बजाई हुई है, बेल बजाई हुई है, तो नॉक की जरूरत नहीं। आप रूम का हैंडल घुमाएंगे, उसको हल्का सा खोलेंगे, कमरे से बाहर रहते हुए ऊंची आवाज में आप उनसे पूछेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। यहां से इंटरव्यू का आपका प्रोटोकॉल स्टार्ट हो गया है। जो चेयरमैन है वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट हो गया है। आपका कमरा खोलने से लेके वापस कमरे से बाहर आने तक चेयरमैन ने आपको ऑब्जर्व करना है और मेंबर्स ने आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपने दरवाजा खोलना है, ऊंची आवाज में मे आई कम इन कहना है, वो आपको इजाजत देंगे, कमरे में दाखिल होना है, शुक्रिया अदा करें उनका, और उसके बाद ऊंची आवाज में अस्सलाम वालेकुम उनको कहें। क्योंकि हम एज ए मुस्लिम जो हैं या एज ए पाकिस्तानी कह लें, एक ग्रीटिंग्स में आ जाता है। आप सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं अगर कोई माइनॉरिटी से रिलेटेड है, इस तरह मतलब कोई भी ग्रीटिंग आपने उनको करनी है। उसके बाद आपने चेयर के बिहाइंड खड़ा हो जाना है। वहां पे पैनल रूम में आपकी चेयर सामने पड़ी होगी और आपके सामने मतलब बाकी पैनल बैठा होगा। आप अपनी चेयर की बैक पे खड़े हो जाएंगे, जाके खुद ही नहीं बैठ जाना। चेयरमैन आपको कहेगा बैठे, आपने चेयर की दाएं तरफ से चेयर के ऊपर बैठ जाना है। ठीक है, और बैठते हुए भी उनका शुक्रिया अदा करना है। ये चीजें नोट हो रही होती हैं आपके मैनर्स में कि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। उन्होंने जब आपको कहा तब जाके आप बैठे हैं। आप देखें, चेयर पे बैठ गए। चेयर पे बैठने का ये तरीका कार है कि आप अपनी कमर चेयर के बैक के साथ लगाएं, मतलब स्ट्रेट बैठें। ये नहीं कि बिल्कुल ही रैंडम होके आप बैठ जाएं, हाथ किसी तरफ जा रहा है, पाँव किसी तरफ जा रहा है, और जो है आप वो एक नवाबी शख्सियत बन के नहीं बैठ जाना पाँव पे पाँव रख के। कुछ आप इसमें वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट के इंटरव्यूज भी देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, तो उसके अंदर वो असेसमेंट भी करते हैं वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट के। इंडिया के भी देख सकते हैं IAS अकेडमी के इंटरव्यूज ना, IAS अकेडमी के। तो उसमें वो इंटरव्यू का असेसमेंट भी करते हैं आखिर में कि किस तरह का बच्चे का रवैया था, और ओवरऑल वहां से भी सीखने को आपको काफी कुछ मिल जाएगा। तो आप
वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के इंटरव्यू और इंडिया के IAS के इंटरव्यूज, ये यूट्यूब पे देखिएगा। IAS पुराना दौर है, WTA ने जरा आप बनाना शुरू किए हैं पाकिस्तान वाले, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बैठना कैसे है कमरे का, किस तरह का माहौल होता है और वो क्या चीजें जज कर रहे होते हैं और आखिर में वो क्या आपस में डिस्कस करते हैं। तो लें जी, यहां से जब ये चीज हो जाएगी तो चेयरमैन आपको कह सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, मे बी पॉसिबल वो ना पूछे। अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू दे के आया, उसमें जैसे ही मैं गया सलाम वगैरह हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन ने मेरे से पूछ लिया, व्हाट इज अलाइजा, अलाइजा क्या होता है। अब वो है तो नॉन टेक्निकल बंदा, लेकिन उसने ना मेरे से इंट्रोडक्शन लिया, ना कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ना मेरा हाल चाल पूछा, डायरेक्ट ही एलाइजा पे आया। एलाइजा की वर्किंग कैसे होती है, PCR क्या होता है। उसके बाद और भी काफी खतरनाक किस्म के टर्म्स थे, मतलब रिसर्च रिलेटेड इंटरव्यू था, तो वो स्टार्ट हो गया था। तो ये भी आपके साथ एक एक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन एक अगर नॉर्मल प्रोटोकॉल की बात करें, एक मल्टीनेशनल कंपनी या आप गवर्नमेंट का इंटरव्यू, तो उसमें पहला स्टेप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होता है, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन एक कंप्लीट पैकेज होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ अपना नाम, वालिद का नाम या जगह का नाम बता के खामोश हो जाना होता है। आपने ये 3 से 4 मिनट का एक अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की एक होता है, और इंट्रोडक्शन अगर पूछ लें तो काफी अच्छा रह जाता है, आप उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, वालिद साहब का नाम, वो क्या करते हैं, आपने कहाँ कहाँ से डिग्रीज हासिल की, उसमें कितने नंबर आपके आए, आपकी हॉबीज क्या हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये आपने सारा कुछ बताना होता है उसके अंदर। और लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज में वो आपसे क्वेश्चन करता है, आपने उसी लैंग्वेज में जवाब देना होता है। अगर वो आपसे उर्दू में बात कर रहा है तो आप उर्दू में जवाब दें, अगर वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इंग्लिश में अच्छा नहीं बोल सकते, आप स्टक कर जाएंगे कहीं पे बोलते बोलते, ठीक है, तो आप फिर अवॉइड करें, आप फिर इंग्लिश ना बोलें। स्टक होने से बेहतर है कि इंग्लिश ना बोलें, फिर आप सिर्फ उर्दू में जवाब दे दें। लेकिन अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट टाइप के लोग होते हैं, ये मतलब इनका माइंड यही होता है, वो इंग्लिश वाला ही। अब मैं आपको एक अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि अगर कोई मेरे से पूछे अपना इंट्रोडक्शन कराएं तो मैं कैसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा। My name is Hassan Junaid. My father's name Khwaja Junaid Ahmad Tariq. I basically belongs to Khanewal. I did my matriculation and FSC pre-medical from government institutes from Khanewal. In matriculation, I secured 80% mark. In FSC, I have secured 78% mark. After that, I got admission in DVM, Doctor of Veterinary Medicine, in Bahauddin Zikriya University, Multan. I have secured second position throughout my career. My CGPA remained 3.84 out of 4 at the end of my degree. After that, I did 3-year service in private sector as a area sales manager in poultry industry. In 2016, I got opportunity to be selected in livestock and dairy development department as a veterinary officer. I am serving in livestock department since 5 years. I have served at 2 stations at Kotmum in Sargodha, and recently I am serving at Pir Mahal. My interests are, my hobbies are snooker playing and badminton playing. And I have 2 brothers and 1 sister. इस तरह ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसके दरमियान हो सकता है वो आपको कहीं पे रोक के आपकी पर्सनैलिटी में से ही कोई क्वेश्चन पूछ ले, या वो ना पूछे आपसे कोई और। वैसे आमतौर पे मतलब एक इंटरव्यू में बताऊं अपना, तो मैंने यूं अपना इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद उसने मेरे से पूछ लिया FSC से क्या मुराद है। मैंने बताया फैकल्टी इन साइंस। फिर उन्होंने कहा CGPA क्या, किसका एब्रीविएशन है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर रहा होता है ना चेयरमैन, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने उसको बताया कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज को कहते हैं। अच्छा, फिर उसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए कहा कि एवरेज नहीं होता, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट तक आपने ठीक बताया है। और बड़ी खतरनाक नजरों से मेरी आंखों में देखने लग गया ना। तो लेकिन मुझे तब कॉन्फिडेंस था इस चीज का कि एवरेज ही होता है। मैंने कहा सर कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज ही होता है। फिर आपका सिटी से मुतल्लिक कोई चीज पूछ सकते हैं कि आप जिस सिटी से तल्लक रखते हैं उसकी क्या चीज मशहूर है।
आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने इससे अगली स्लाइड के अंदर लिखे भी हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस को आप मतलब प्रैक्टिस कर लेना कि जो जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो चेयरमैन पूछता है। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि वो आपसे ये सारी चीजें पूछ ले। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो डायरेक्ट आपसे सिर्फ हालचाल पूछ के, आपकी डिग्रीज को देख के और आपसे कोई फील्ड रिलेटेड बात पूछ ले, आजकल कौन सी बीमारी फील्ड में आ रही है। आप थोड़ा सा सीनियर से किसी से डिस्कस कर जाएंगे क्या प्रॉब्लम आजकल। वैसे एज सच कोई बहुत ज्यादा मसले मसाइल नहीं है फील्ड में। 3 डे सिकनेस का ज्यादा मसला आ रहा है। विल जिस बीमारी को कहते हैं, बुखार हो जाता है जानवर को, इस तरह के प्रॉब्लम है। कोई वबा नहीं है इस वक्त। थोड़ा अरसा पहले एफएमडी की वबा चली थी, मुंह खुर की, लेकिन वो कवर हो गई। तो इस वक्त एज सच इस तरह की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है जो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो लाइफ स्टाइल के लिए। छोटे मोटे मसले मसाइल, मस्टाइटस हो गया, 3 डे सिकनेस हो गई, कोई ये टिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, रेड वाटर वगैरह, वो आ रहे हैं कुछ केसेस। तो ये पार्ट हो गया जी आपका रिलेटेड चेयरमैन से। इसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज की। जी बात हो रही थी कि पैनल में चेयरमैन जो है उसने आपसे आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट कर ली, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, जनरल नॉलेज के भी वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसने आपसे पूछ लिए। जनरल नॉलेज के लिए आप ये करें, आजकल के दिन में न्यूज़ देख लिया करें, ठीक है, कि आजकल क्या चल रहा है। जैसे अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, उस पर थोड़े अपने व्यूज़ देख लें। तालिबान का जो इशू है, या अमेरिका की क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान और चाइना के जिस तरह टाइज बेहतर हो रहे हैं, सीपैक के बारे में, इस तरह का थोड़ा सा मतलब डेली की जो 9 बजे वाला बुलेटिन है ना, वो देख लिया करें। और कुछ मैंने लास्ट टाइम भी भेजी थी चीजें। इस वक्त गवर्नमेंट ओहदों पे कौन कौन लोग हैं, सीएम कौन है, गवर्नर्स कौन है, इस तरह की चीजें भी आप याद कर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मे भी पॉसिबल वो आपसे पूछ लें एज ए जनरल नॉलेज। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अपने सिटी के बारे में कोई मशहूर चीजें, सिटी कब तहसील बनी या डिस्ट्रिक्ट बनी, लाइफ स्टॉक रिलेटेड वहां पे कोई चीज मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है, इस तरह की चीजों को कुछ थोड़ा सा आप स्टडी करके चले जाए, ये आपकी जनरल नॉलेज का पार्ट हो जाता है। उसके बाद बात आ जाती है सब्जेक्ट नॉलेज पे। अब चेयरमैन आप हैंड ओवर कर देगा दूसरे बंदे को, जो यूनिवर्सिटी का आपका प्रोफेसर, डीन या कोई भी मतलब अकेडमिक से रिलेटेड बंदा होगा, कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करें। अब क्वेश्चनिंग के लिए आमतौर पे जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, मेडिसिन, रिप्रोडक्शन, पैरासिटोलॉजी, रिसर्च, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं वेटनरी साइंसेज में, ठीक है। मेडिसिन, रिप्रोडक्शन, पैरासिटोलॉजी और रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन। इनमें से आपकी जो सीटें हैं, दो आप लोगों ने सीटें दी हुई हैं। एक सीमन प्रोडक्शन ऑफिसर है और दूसरी आपकी वेटनरी ऑफिसर हेल्थ ओवर रिसर्च है। इनको कैडर हम कहते हैं। कैडर, कैडर रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, पहले तो ये कुछ सब्जेक्ट हो गए ना, मेडिसिन की कुछ आप बेसिक्स देख लें, डिजीजेस की बेसिक्स देख लें। वैसे तो आप लोग जो रिटर्न क्लियर करके आए हैं, आपको ये लगे ना लगे कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन आपको कुछ आता है तो आपने इतने लोगों में टेस्ट क्लियर किया है। ये एक स्टेटेड फैक्ट है। लेकिन कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ डिजेक्शन कर रहे होते हैं, अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे होते, और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो सारा कुछ ही आता है, हमसे तो कुछ भी पूछ लो। ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। लेकिन मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जो लोग इस स्टेज पे आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ आता है, तो इस स्टेज पे हैं, उन्होंने आखिर रिटर्न टेस्ट क्लियर किया है। तो मजीद चीज़ों को रिवाइज कर जाए, मेडिसिन को, रिप्रोडक्शन की डिजीजेस को, जैसे पायोमेट्रा, प्रोलैप्स, डिस्ट्रोकिया, या हीट के अंदर नहीं आता है जो हार्मोनल इश्यूज हैं उनको। पैरासिटोलॉजी में मेजर पैरासाइट, सिस्टोड, ट्रीमाटोड, इन चीज़ों को आप डिस्कस कर जाएं। रिसर्च में आजकल क्योंकि ये जो वैक्सीन रिलेटेड इश्यूज हैं, आजकल कोविड का भी है, तो वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि फील्ड में कौन सी वैक्सीन चल रही है, वैक्सीन की टाइप्स कौन सी होती हैं, ठीक है। वैक्सीन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं,
जैसे आपको पता है लाइव किल्ड अटेनुएटेड, डीएनए रिकम्बिनेंट, इस तरह इसमें कौन कौन से जो है वो यूज होते हैं, एडजुएंट्स यूज होते हैं, वाटर, ऑयल, अलम, इस तरह से वैक्सीन एक्ट कैसे करती है, वो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। रिसर्च रिलेटेड जैसे सीट है आपकी एक रिसर्च ओवर हेल्थ, तो रिसर्च में पीसीआर, एलाइजा, डीएनए टेस्टिंग, इन टेक्निक्स को आप खास तौर पे देख के जाएं। फिर उसके बाद अगर सीमन प्रोडक्शन की बात कर लें तो सीमन प्रोडक्शन में सीमन कलेक्टिंग मेथड्स, आर्टिफिशियल वजाइना का टेम्परेचर वगैरह क्या होता है, क्या प्रोटोकॉल आजमाया जाता है, सीमन एक्सटेंडर क्या होते हैं, डेल्यूएंट्स जो यूज होते हैं डिफरेंट टाइप के, ग्लाइसिन वाला होता है, ग्लाइसिन, और ये सारी चीजें ये लिखते जाएं, या ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, उसमें से ये चीजें जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ लहदा लिख के इनके ऊपर थोड़ी सी सर्च कर लीजिएगा। बाकी एक इंटरव्यू एक इतनी बड़ी और एक्सटेंडेड चीज है, देखें जनरल नॉलेज कहीं से भी और फील्ड भी कहीं से वो आपसे पूछ सकता है, उसको हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊं वो लाजमी है, लेकिन मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं कि ये चीजें आमतौर पे पूछी जा सकती हैं और पूछी जानी चाहिए। एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू के क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, इसको आप प्रिपेयर कर लें और वहां अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पेश करें, जो वो आपसे पूछते हैं उसके बारे में उनको बताएं, जो चीजें आपको नहीं आती उन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी कर दें, कोई इशू नहीं होता। ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको से 20 क्वेश्चन पूछे गए, उनको 10 नहीं आते थे, सॉरी किया, वो सिलेक्ट हो गए। ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20/20 सारे क्वेश्चनों के जवाब देते हैं और वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली कुछ वो पैरामीटर्स चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा वेटरनरी ऑफिसर की इस सीट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। उन्हें ना बहुत ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को अफसर समझता हो, जो अपने अफसर की बात ही ना माने, ना उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्कुल ही लो मजाज का हो, जो अपने मुताकों पे काम ना चला। मतलब हमारी सीट एक दरमियान की सीट है जिसमें हमने अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे काम लेना है, वेटनी असिस्टेंट से, एआईटी से, ये हमें मिलते हैं, मतलब हमारे सेंटर पे होते हैं, हमारे ये अंडर होते हैं, इनसे हमने काम लेना होता है। कैटल अटेंडेंट होता है, माली होता है, स्वीपर होता है। एक बंदा अगर किसी से काम नहीं ले सकता, ठीक है, तो वो अफसर कैसे उसको रख लें। और फिर हमारे ऊपर एक हायरार्की होती है, अफसर होते हैं, वीओ के ऊपर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर होता है, डीडीएल, उसके ऊपर एडीएल होता है, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, उसके ऊपर डायरेक्टर डिवीजन होता है, उसके ऊपर डीजी होते हैं। तो इन सब की आपने बात माननी है। तो और आपके नीचे भी मतलब अमला है, आप दरमियान की स्लॉट में है, तो उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हुक्म चला भी सकता हो और हुक्म मान भी सकता हो। वो कुछ करेक्टरिस्टिक नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी बेस पे उन्होंने आपको 100 में से नंबर देने हैं कि इतने नंबर इस बंदे को दिए जाते हैं। आपका ओवरऑल उस पर वो कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड भी चेक कर रहे हैं, ओबीडियंस लेवल भी चेक कर रहे हैं, सारी चीजें मिल मिला के वो फिर आपको कुछ नंबर दे देते हैं। अच्छा, इनमें ये चीजें तो हो गई, मेडिसिन ये तो जाहिर बात है आप पूरा देखेंगे ना इसको, मेडिसिन की बेसिक चीजों को, रिप्रोडक्शन हो गया, पैरास्टोलॉजी होगी, रिसर्च रिलेटेड, फील्ड रिलेटेड इश्यूज वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस वक्त फील्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि एक बंदा फील्ड का भी होता है ना, मैंने आपको बताया। पहले यूनिवर्सिटी का चेयरमैन ने आपसे, ये चेयरमैन है, इसने क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, उसके बाद दो बंदे यहाँ बैठे होंगे, ये प्रोफेसर है, इसने एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, ये दूसरा प्रोफेसर है, ये जी पैरास्ट्रोलॉजी का तो पैरास्ट्रोलॉजी के पूछ लेगा, रिप्रोडक्शन का तो रिप्रोडक्शन के पूछ लेगा। फिर एक बंदा यहाँ पे बैठा होगा जो डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये बंदा आपसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। और उसको आप पागल नहीं बना सकते, वो तो फील्ड का बंदा है, उसको पता है क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया आजकल 3 डे सिकनेस आ रही है, विल का प्रॉब्लम, और छोटे मोटे मसले मसाइल आ जाते हैं, जो कुछ नमी का पीरियड जैसे पीछे गुजरा, उसमें कुछ टॉक्सिकोसिस के मसले आ जाते थे, फीड टॉक्सिसिटी के। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बुखार वगैरह इस तरह के इशू ज्यादा है, वबा कोई नहीं है एज सच, ठीक है। उसके बाद वो जॉब इंस्टीट्यूशन रिलेटेड या कैडर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो पहले भी एक बच्चे ने पूछा, कैडर किसको कहते हैं। आप लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैडर्स होते हैं, एक को कहते हैं हेल्थ, एक को कहते हैं रिसर्च,
एक को कहते हैं प्रोडक्शन। आप सुनते होंगे कि 3 चांस होते हैं अपियर होने के लिए वेटरनरी ऑफिसर। 3 चांस हेल्थ में होते हैं, 3 रिसर्च में होते हैं, 3 प्रोडक्शन में होते हैं। ये अलग अलग कैडर है, अलग अलग डायरेक्टोरेट है। आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो दोनों सीटें जो जिनका इंटरव्यू होना है, ये मेरा ख्याल है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले भी जो इंटरव्यू हुआ 3 सीटों का, वो भी प्रोडक्शन की सीटें थी। ये मैं आपको अब समझाता हूँ डिटेल में। फिर आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखना है, टाइम काफी लग जाता है। ये आ जाएंगी लाइवस्टॉक पंजाब, ये एक वेबसाइट मैंने शेयर भी की थी ग्रुप के अंदर, जो न्यू लोग शामिल हुए दोबारा शेयर कर दूंगा। इस पूरी वेबसाइट को आपने गो थ्रू होना है, इस पूरी वेबसाइट से, ठीक है, कि डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, डिपार्टमेंट का सिस्टम क्या है, डिपार्टमेंट में कितने डायरेक्टोरेट हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, हर डायरेक्टोरेट का काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो फील्ड रिलेटेड बंदा है वो आपसे पूछ सकता है। मेरे सब जो इंटरव्यूज हुए हैं उसमें उन्होंने ऑर्गेनोग्राम पूछा था लाइफ स्टॉक का। ऑर्गेनोग्राम इससे अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये भी पूछा था डिपार्टमेंट में आजकल क्या काम हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। डिजीजेस कौन सी आ रही हैं, आपके एरिया में मशहूर फार्म कौन सा है, लाइफ स्टॉक की कौन सी चीज मशहूर है। अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आपने जबरदस्ती तो नहीं ना घुसेड़नी, ठीक है। अगर है तो बता दे, नहीं है। अब एक जगह मेरे से मतलब क्वेश्चन हुआ, खाने वाल की बसों के बारे में क्या मशहूर है, बसें। अभी ये किसी और फील्ड का मैं दे के आया था। अब नहीं कुछ मशहूर तो मैं लाजमी तौर पे तो नहीं कोई चीज डालूंगा कि बसों में मशहूर है। उसने मुझे हिंट दिया, शायद कुछ उनको सजाते हो, कुछ डेकोरेशन करते हो। अब वो देखना चाह रहा था कि मैं ब्लंडर कितना मारता हूँ। उसने मुझे लुकमा दिया और मैं कहूँ हाँ सर वो बसों को बड़ा अच्छा सजाते हैं, हालांकि खाने माल में ऐसा सजाते ही नहीं है, मैं क्यों ये बात कह दूं। मैंने कहा सर नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कुछ बसों के साथ कुछ करते हो। तो आपसे वो अगर आपकी फील्ड से पूछ ले कि कौन सी चीज मशहूर है, अगर कोई फार्म कोई चीज है तो बता दें। अगर आपके इलाके में कुछ नहीं है ऐसा तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दें कि सर मुझे इस बारे में नहीं है, ठीक है। बताने का मकसद ये, पहले भी आपको मैंने इस चीज पे बताया कि ब्लंडर ना मारे आप, सॉरी कर लेना बेहतर है। आप ब्लंडर मारेंगे ना, वो ब्लंडर में से और क्वेश्चन निकाल देगा। वो मतलब 18वें 19वें ग्रेड के बंदे हैं, हमारी सीटों से गुजर के उन जगह पे पहुंचे हैं, उनको पता चल जाता है कौन बंदा कहाँ पे ओवर स्मार्ट बन रहा है। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं होती, नेचुरल रहें जो आप हैं। आप जो नेचुरल हैं वो रहेंगे तो खुद भी कंफर्टेबल रहेंगे, पैनल भी कंफर्टेबल रहेगा, और इनशाला मार्क्स भी अच्छे मिलने की उम्मीद होती है। जहां आप जरा मतलब एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे, वहां फंस जाएंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं विंग्स की। तो ये डिफरेंट विंग है, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन, रिसर्च, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड एवेलुएशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। इन दो में सीटें आमतौर पे नहीं आती। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लानिंग एंड एवेलुएशन और डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन में सीटें आमतौर पे नहीं आती। कभी आ भी जाए तो एक आधी सीट होती है। इसलिए जो मेन कैडर माने जाते हैं लाइफ स्टॉक के, वो ये ऊपर वाले 3 कैडर माने जाते हैं। एक्सटेंशन से मुराद है हेल्थ, रिसर्च मुराद है ये VRI वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, PRI पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च रिलेटेड काम हो रहा है वो इस कैडर में आते हैं। और प्रोडक्शन से रिलेटेड है जो फार्म है डिफरेंट, या सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, BRI है बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम तो उसका BRI है बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन आता वो प्रोडक्शन के अंदर है, ठीक है। आपकी जो जॉब होती है, आप जिंदगी में अपना कैडर नहीं चेंज कर सकते कभी भी, इस बात को समझिएगा। आपकी जॉब अगर प्रोडक्शन कैडर में हुई है तो सारी जिंदगी आपका कैडर प्रोडक्शन ही रहेगा। आप उठ के रिसर्च या एक्सटेंशन में नहीं जा सकते। अब इसकी कुछ सीटें होती हैं, ये खैर बहुत अगले लेवल की बात है, इस पे फिलहाल आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपको फिलहाल अपनी जॉब सिक्योर करनी चाहिए। इस लेवल पे आपको जॉब है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। परमानेंट जॉब है या नहीं है, कंट्रैक्ट पे है कि नहीं है, ये हम पहले नहीं समझ रहे होते, लेकिन ये लफ्ज एडवर्टाइजमेंट पे लिखे होते हैं ना, डायरेक्टोरेट ऑफ फलां, जॉब की नेचर, ये सारी जिंदगी काम आती है। तो ये आपकी लक की बात होती है, आप कहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। आमतौर पे इस कैडर को सबसे अच्छा समझा जाता है, हेल्थ को, ठीक है।
क्योंकि ये ऑल ओवर द पंजाब इसकी सीटें होती हैं, CVH CVDs अस्पताल पूरे पंजाब में होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग आसान होती है, आप अपने इलाके में लग सकते हैं। रिसर्च की सीट भी कुछ हद तक ठीक होती है, बड़े शहरों की सीट होती है, रिसर्च यूनिट लाहौर में है, पिंडी में है, कुछ पोल्ट्री फार्म भी इसमें आते हैं, ये भी कुछ हद तक ठीक है। प्रोडक्शन की सीट को थोड़ा सा हार्ड सीट माना जाता है, क्योंकि ये फार्मों पे जॉब्स होती हैं, डिफरेंट फार्म जो है ना, सीमन प्रोडक्शन यूनिट। अब सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद या जहां पे भी है, वहीं पे कादराबाद ही जॉब होनी है ना। कादराबाद से आप अगर चाहें, आपका घर जो है वो लाहौर में है, तो वो आपको लाहौर में नहीं लगा सकते, कादराबाद ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो ये थोड़े से जो हैं, लेकिन फिलहाल आप जो हैं वो जॉब सिक्योर करने पे हैं। ये बाद में आप मतलब टेस्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, वैसे मर्जी से चेंज नहीं हो सकती। ये आपको कुछ ऑर्गेनोग्राम दिखा दूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ऑर्गेनोग्राम, वो आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनोग्राम क्या, लाइफ स्टॉक का। तो इसमें ये देखिएगा, सबसे ऊपर सेक्रेटरी आ जाता है, सेक्रेटरी, उसके अंडर ये डिफरेंट डायरेक्टोरेट आ जाते हैं, ये डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन, रिसर्च, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड एवेलुएशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इनके डीजीज होते हैं, डायरेक्टर जनरल्स। इन इन जो मुख्तलिफ कैडर है ना, इनका एक एक डीजी होता है। उसके बाद फिर ये इनके नीचे मुख्तलिफ सीटें आ जाती हैं, मतलब अगर आप देखें ये नीचे फिर इनमें डायरेक्टर हर लेवल पे, डिविजनल डायरेक्टर आ जाते हैं। हेल्थ में हर डिवीजन में एक डायरेक्टर बैठा है, ऊपर वाला डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल के नीचे डायरेक्टर बैठा है, उसके नीचे ADL बैठा है, फिर डिप्टी बैठे हैं, फिर VO बैठे हैं। ये एक हायरार्की है। एक्सटेंशन की अगर हम बात करें एक इसकी, बाकियों को भी आप छोड़ दें, सबसे ऊपर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से नीचे DG, डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन, DGE उसका नाम लिखा जाता है। उसके नीचे 9 डिवीजन है पंजाब की, तो 9 डिविजनल डायरेक्टर, फिर 36 डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, तो 36 ADL, फिर हर तहसील पे एक डिप्टी डायरेक्टर होता है 18वें ग्रेड का। ये मतलब आ गया 20वें ग्रेड का, ये भी 20वें ग्रेड का, ये 19वें ग्रेड के ADL, 18वें ग्रेड के डिप्टी, हर तहसील में एक, और 17वें ग्रेड का वेटरनरी ऑफिसर। ये हायरार्की है, इसको ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, एक इंटरव्यू में जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी, और मैं ये सारी साइट रट के गया हुआ था, मुझे पता था ऑर्गेनोग्राम किसको कहते हैं। मैंने उन्हें बताया सेक्रेटरी होता है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल होते हैं, डायरेक्टर जनरल के बाद डायरेक्टर होते हैं डिविजनल लेवल पे, 9 डिवीजन है, तो 9 वो एक चोलिस्तान में एक्स्ट्रा 10 डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टरों के बाद 36 हमारी पंजाब की टोटल डिस्ट्रिक्ट है, तो 36 ADL है, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, 19वें ग्रेड का अफसर। फिर 18वें ग्रेड के अफसर तहसील लेवल पे होते हैं, गालबन 118 तहसीलें हैं, इसको देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पे इतने डिप्टी डायरेक्टर बैठे होते हैं, फिर उन डिप्टी डायरेक्टर के नीचे हर तहसील में 4-5 VO होते हैं, ये हेल्थ कैडर है। ठीक है, इस तरह दूसरा कैडर होता है, इसकी 3 दफा आप पेपर दे सकते हैं, इस कैडर का 3 दफा फेल कर सकते हैं, ये समझ लें आप। फिर आ जाता है डायरेक्टर जनरल रिसर्च, इसके भी 3 चांस होते हैं। इसमें डायरेक्टर जनरल रिसर्च में देखिएगा VRI वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, FMD सेंटर, कोल्ड चेन सेंटर और पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 4 चीजें आती हैं इसमें प्रोडक्शन में, ओ सॉरी रिसर्च में, डायरेक्टर जनरल रिसर्च में ये 4 अदारे आते हैं, आपको इसका भी पता होना चाहिए। अब आते हैं मेन चीज की तरफ, जो इस चीज का आपका इंटरव्यू है। आपका इंटरव्यू इस कैडर के अंडर है, डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन के अंडर है आपका इंटरव्यू। यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मेरी बात समझ आ रही है? ये जो मैंने आपको सारी हायरार्की बताई है, ये आपको समझ आई है? थोड़ी सी मतलब डिपार्टमेंट मेरे लिए तो बहुत इजी है ये, आपको क्या ये चीज समझ आई जो मैंने आपको बताई? चलें, बेहतर हो गया, समझ आ रही है इसका मतलब आपको।
नहीं आई तो इसको आप दोबारा रिपीट करके या आपके किसी दोस्त को जिसको समझ आई हो उससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे से पूछना चाहेंगे मैं भी आपको रिपीट कर दूंगा, आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसमें भी देख सकते हैं। फिर भी समझ ना आए तो किसी दोस्त से जो इंटरव्यू में है उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप जो नहीं वो हेल्थ और रिसर्च का नहीं है, वो मेरा ख्याल है वो प्रोडक्शन के अंडर है। उसका नाम हेल्थ एंड रिसर्च है, आपकी जो पहली सीट है हेल्थ एंड रिसर्च। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपकी प्रोडक्शन की सीट, या इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी दोबारा से। मैं वो एडवर्टाइजमेंट देख रहा था लेकिन अभी मुझे वो नहीं मिली, आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं देख रहा था फोल्डर में। लेकिन मैंने, मेरा जहां तक ख्याल है, जब मैंने बच्चों को पढ़ाए हैं डिफरेंट सेशन, तब मैंने ये चीज देखी थी। आपकी ये तीनों सीटें जो पिछली तीन गुजरी और ये दो सीटें, ये सारी तीनों ये प्रोडक्शन के अंडर है। आपकी जो 66 सीटें हैं वो हेल्थ के अंडर है। जो 66 सीटों का टेस्ट है वो हेल्थ के अंडर है। 10 सीटें पोल्ट्री की हैं जिसमें फीमेल की 9 सीटें हैं, वो रिसर्च के अंडर होंगी, वो 10 सीटें। ये वाली जो 19 और 26 सीटें हैं ना, ये आपकी प्रोडक्शन के अंडर है। बाकी इसको मोर प्रिसाइज आप देख लीजिएगा। जो प्रोडक्शन यूनिट वाली है उसका तो मुझे कंफर्म है कि वो प्रोडक्शन में ही आती है ना। जो एक सीटें आपकी ये मतलब जो आपकी 19 सीटें हैं उसको आप देख लीजिएगा। 26 सीटें तो मुझे एग्जैक्टली पता है वो इसी के अंडर आती हैं, प्रोडक्शन के। जो 19 सीटें हैं वो हेल्थ एंड रिसर्च के अंडर है, और मेरा ख्याल है वो हेल्थ एंड रिसर्च प्रोडक्शन का हेल्थ एंड रिसर्च है। ठीक है, तो उसको काइंडली मतलब कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपकी सीटें हैं, तो आपको अब ये याद होना चाहिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, और कैडर क्या है आपका, डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन। ये आप देखें यहाँ पे लिखा होगा एसपीयू, सीमन प्रोडक्शन यूनिट। ये जो 26 सीटें हैं आपकी, ये लिखा हुआ है ना, 2 SPUs, और भी डिफरेंट चीजें लिखी होंगी, BRI, LPRI, RCCI भी, RCCI भी। ये देखें RCCI भी जो है ना, मेरा ख्याल ये हेल्थ और रिसर्च RCCI के अंडर है, ऐसा नहीं है? जो 19 सीटें हैं वो RCCI की हैं मेरे ख्याल से। जो मेरे ख्याल से, बाकी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद LPRI, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन हो गए लाइफ स्टॉक। BI हो गया ब्रीड इंप्रूवमेंट। ठीक है, BI ब्रीड इंप्रूवमेंट। तो आप इस कैडर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हौनो होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर एज ए वेटरनरी ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका काम क्या होगा। आप अपने सीनियर्स में से राब्ता करें जो लोग SPU पे लगे हुए हैं, कि वो वहां पे क्या काम करते हैं। जो लोग RCCIB में काम कर रहे हैं जो वेटरनरी ऑफिसर, उनसे पूछें कि वो वहां पे क्या काम करते हैं, इस वक्त फील्ड में क्या स्कीमें चल रही हैं लाइफ स्टॉक की। आपसे वो पूछ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्कीमें चल रही हैं इस वक्त। वैसे मैं आपको बताता चलूं, मेन जो स्कीमें चल रही हैं पोल्ट्री यूनिट, ये लिख लें, उस पर मजीद रिसर्च कर लीजिएगा। पोल्ट्री यूनिट दिए जाते हैं, सेव द काफ STC, कट्टा बचाओ स्कीम सेव द काफ, 6500 रुपया दिया जाता है एक काफ के पीछे। और FLF, फीट लॉट फैटनिंग, कट्टा फरबा करना प्रोग्राम, एक कट्टे के पीछे 4000 रुपया दिया जाता है। फिलहाल ये 3 स्कीमें हैं जो डिपार्टमेंट में चल रही हैं। बाकी आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, जो जो लिखी हो आपने ज्यादा से ज्यादा बताना है। जिस चीज का वो आपसे पूछता है और आपको मालूम है, आप कोशिश करें उस पर ज्यादा से ज्यादा बता सकें, जब तक वो आपको खुद खामोश ना करवा दे कि बस कर भाई। ठीक है, और जिस चीज का आपको नहीं पता उस पर कोशिश करें सॉरी बोल के टाइम बचाएं। क्योंकि ओवरऑल जब आप इंटरव्यू के कमरे से बाहर आएंगे तो उनके जेहन पे एक इंप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 20 मिनट इंटरव्यू हुआ है कि बच्चे ने 15 मिनट सही जवाब दिए, 5 मिनट गलत जवाब दिए, ये भी एक असेसमेंट होगी ना। अगर आपने सॉरी सॉरी करके चीजों को साइड पे कर दिया तो मैक्सिमम 5 मिनट में आप कई दफा सॉरी बोल सकते हैं।
ये भी मैं 5 मिनट ज्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट आपका सॉरी के होंगे, 18 मिनट आप ठीक बोले होंगे। लेकिन आप ब्लंडर मार जाएंगे, वो आपको ब्लंडर में से क्वेश्चन निकालेंगे, फिर क्वेश्चन निकालेंगे, फिर उसमें से आपको ट्रैप करेंगे। आपके 5 से 10 मिनट का इंप्रेशन होगा कि इस बंदे ने गलत इंटरव्यू दिया है। तो कोशिश करें जिस चीज का आपको पता है उस पर ज्यादा से ज्यादा बोलें, जिसका नहीं पता उस पर कम से कम बोलें। ठीक है, ये इंटरव्यू का एक प्रोटोकॉल हो गया। ये चौथा बंदा जो आपसे डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज क्या है, आप किस इदारे में काम करने आ रहे हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आप बाकियों से बेहतर किस तरह है, ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया जी इंटरव्यू का। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया पिछला, कोई बंदा लाइव अपना माइक अनम्यूट करके, हाँ जी ये आरसीसीआई भी आपने लिखा हुआ है एक बंदे ने कि जो, हाँ ये लाइव स्टॉक फार्म्स की जॉब है ना, वो जो 19 है, ये दोनों जॉब प्रोडक्शन के अंडर आती हैं, एक आरसीसीआईबी के अंडर है। ठीक है, प्रोडक्शन में ये रहा आरसीसीआईबी 19 सीटें, और एक ये ब्रीड इंप्रूवमेंट की सीटें हैं 26 सीटें। ये दोनों आपकी प्रोडक्शन की हैं। जो आपकी 10 सीटें हैं फीमेल्स के लिए खासकर, बहुत अच्छी सीटें हैं पोल्ट्री की। और सबसे बेस्ट सीटें 66 सीटें वो आपकी हेल्थ की हैं, जो आगे अभी आपके टेस्ट रहते हैं। बाकी और छोटी मोटी 2 सीटें 3 सीटें वो तो बड़े लकी बंदे और करीम होती है जो 2-3 सीटों में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, अक्सर सीटों पे वही सिलेक्ट होते हैं, प्रोडक्शन में भी उन्हीं का नाम आ रहा होता है, रिसर्च में भी और एक्सटेंशन में भी। उनके पास एक चांस होता है कि वो चॉइस करें उन्होंने कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, जो तीनों सीटों पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि हेल्थ पे जॉब करे अगर एक बंदा तीनों पे सिलेक्ट है। पहली प्रेफरेंस हेल्थ को, दूसरी रिसर्च को, और तीसरी आप प्रोडक्शन को देना। जो बंदा तीनों पे सिलेक्ट हो जाए, जो किसी एक पे भी हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। सीटें आजकल कम आती हैं, आपके सामने है, तो गवर्नमेंट सीट का मिल जाना ही आज के दौर में बड़ी बात है। लेकिन सारी बात नहीं है। अगर एक बंदा नहीं भी हो पाता तो वो कोशिश करे, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट हैं, हिम्मत नहीं हारनी। मतलब हर बंदा अपने लेवल पे कमा लेता है, अच्छा कमा लेता है। कुछ गवर्नमेंट में रह के जहां पे आपको सुकून मिले आपकी तबीयत को, ठीक है, वहां पे आप अड़ जाए। तो मैं प्राइवेट कर रहा था, मुझे नहीं सुकून मिलता था उसमें, हालांकि गाड़ी भी मिली हुई थी, 1 लाख प्लस पैकेज था। मुझे ये इधर डीवीएम में वीओ की जॉब में सुकून मिलता था, इधर ही आया। अब जरा सुकून सीएसएस पीएमएस की तरफ मिलता है, तो उस तरफ जिधर आपको सुकून मिले उधर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। सेशन एंड होने में 10 मिनट है, 10 मिनट काफी होते हैं। कोई आपके जेन में कोई एम्बिगिटी हो, कोई क्यूरी हो, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। सर जिन्होंने 3 वाली सीट्स का इंटरव्यू दिया रिसेंटली, जी वो अगर ब्रीफली थोड़ा बता दें कि क्वेश्चंस किस टाइप के थे। हाँ, मैं भी यही चाह रहा था कि पहले जो है आप लोग मेरे से कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहें तो पूछ लें। फिर वो लोग इधर मौजूद हैं 3 से 4 लोग, अगर उनमें से कोई बताना चाहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, जैसा कि नुमान है, तैमूर है, सबा हैं और जैनब हैं, चारों मौजूद हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। माइक अनम्यूट करके कोई करना चाहे वो भी ठीक है, जस्ट मैसेज टाइप करके करना चाहे वो भी ठीक है। मैं खुद मौका देता हूँ चलें, बल्कि हाँ जी, इंटर्नशिप भी बता सकते हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा बताना है कि मैं इस सीट के लिए एलिजिबल हूँ, ये सीट बनी ही मेरे लिए है, मैंने इसके ऊपर काम भी किया है, और अगर काम नहीं किया हुआ एक्सपीरियंस नील भी है तब भी कोई मैटर नहीं। आपने कहना है कि मैं बाद में सीख के काम कर लूंगा, ये सीट मेरे लिए बनी है सर, ये सीट मुझे दे दें। और यही आपने अपने जेन में रख के जाना है कि मुझे एक सीट चाहिए और ये सीट मेरी है। अच्छा नुमान, आपको अनम्यूट करूं मैं, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें इंटरव्यू का। जी सर बता देता हूँ। जी सर उसमें जी, आप सबसे पहले तो चेयरमैन ने सर शुरू किया था कि इंट्रोडक्शन उसने कोई नहीं लिया था, उसने खुद ही पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दिया था।
उसके बाद सर उसने पूछा है कि मतलब जो आप इसमें आपकी सीट आई है ये कौन सा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक उसके है। बाद सर उसने पूछा है कि डिग्री कब कंप्लीट हुई है, तो ये डीवीएम ही क्यों किया है, कुछ और क्यों नहीं किया। आपकी आवाज उसके बाद थोड़ी ना उसके बाद स्लो है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। उसके बाद सर उसने पूछा है कि आपने युवास से क्यों नहीं की डीवीएम, या उसके बाद पूछा है कि अगर आप दोबारा से अच्छा। एफएससी में जाएं तो उस फिर आप क्या चॉइस करेंगे। अच्छा। उसके बाद सर उसने इसी तरह के एक दो क्वेश्चन किए हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद पूछा कि आपने वो फिजिकली क्यों दिया है, ऑनलाइन क्यों नहीं दिया इंटरव्यू, हमने आपको ऑप्शन दिया था मुल्तान सेंटर में। हाँ, आप खाने वाल से है ना, मुल्तान करीब था। ये लास्ट टाइम भी आपने मेरे से पूछा था कि मैं क्या जवाब दूं इसका। उसने पूछ ही लिया है क्वेश्चन आपसे। हाँ जी, ये चलो, हो उसके बाद चुका है। जो मैंने आपको उसके बताया था बाद जवाब देना, वही दे देना था। जी सर इसी तरह दिया था। उसके बाद उसने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है, आपने फिजिकल का प्रेफर किया। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी पर्सन को दिया, उसने वैक्सीनेशन का शेड्यूल से शुरू किया है। उसके बाद आगे स्पेसिफिक डिजीज में गया है, एफएमडी हो गई, एचएस हो गई। उसके अलावा मतलब उसकी आगे कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी वैक्सीन कितनी मरतबा होनी है, मतलब आगे स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ ले गया है चीज़ें। ठीक उसके है। बाद मतलब उसने वैक्सीन का क्वेश्चन किए हैं 10 से 15, वो मोस्टली आते वैक्सीन थे। रिलेटेड आपसे पूछा है। जी वैक्सीन, मतलब सबसे पहले मैं एफएमडी का बताने लगा हूँ तो उसने एफएमडी से आके 4 क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद ठीक है। ब्रूसेला का पूछा है, उससे 4 क्वेश्चन किए हैं। एचएस के 3-4 क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद फिर उसने फील्ड के पर्सन से मतलब रेफर कर दिया। ठीक उसने है। सर पहले दो कुछ अजीब से हार्मोन पूछे हैं, वो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे। तो वो सर हार्मोन्स। मैंने कुछ आरएमवी का यूज किया होता है, इसी तरह का कोई 4-5 वर्ड का और था, हमने कभी नहीं सुना था। उसको मैंने दो का सॉरी किया है। उसके बाद फिर उसने कास्ट्रेशन की पूछी है, एज क्या होनी चाहिए, और उसके बाद फिर बफलो में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, और बीएलपीआर पे कौन सा काम हो रहा है, और उसकी स्पेसिफिक कौन कौन सी चीज़ें हैं उधर। और सर बाकी उसने कहा कि लाइफ स्टॉक में ऐसा कौन सा खास काम हो रहा है जिसके ऊपर सीएम बुला रहा है, शक्ति भागा फिर रहा है, डीजी भागा फिर रहा है, कोई इस तरह के क्वेश्चन किए हैं उसने। पर उसके बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में, बफलो में अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में, इस ठीक तरह है। के ठीक क्वेश्चन है। किए। और आखिर में चेयरमैन ठीक ने पूछा कि पेंडेमिक एपिडेमिक और इससे मुतल्लिक, और आखिर में एक के लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन के मतलब कौन सी दुनिया में ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो गोट है वो ज्यादा है और बंदे कम है, इसी तरह के एंड किया था है। तकरीबन। अच्छा, पता था आपको? पता नहीं सर कौन सी था। अच्छा। ये नहीं, अब आपने इंटरव्यू दिया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए तो कोशिश किया करें उसको सर्च किया करें ना, जैसे वो दो हार्मोन का भी आप बता रहे थे, तो जी उनको सर, अब सर्च तो करें। लाइफ स्टॉक की सारी वेबसाइट मैंने रट ली है। नहीं कि नहीं, जो कौन से क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट में। नहीं आए, आप जो दो बता रहे हैं हाँ जी, हार्मोन्स के नाम, और हाँ जी वो भी है। बाकी जो फार्म जो हैं उन पे क्या क्या काम हो रहा है, किधर किधर है, ये सारा कुछ अभी तो ये कर चलो रहे हैं सारा जबरदस्त। कुछ। ओवरऑल लग रहा है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है ओवरऑल। तो चार जी पांच क्वेश्चन तो आमतौर पे हर बंदे को नहीं आते होते, ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन नहीं आते हों। तो हाँ जी, जो चलें, नहीं आ बेस्ट रहे ऑफ थे वो लक। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी कह दिया था उनको, कहानी नहीं डाली। ठीक हो गया। ठीक हो गया। चलें, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरे हैं हमारे पास। तैमूर, आप शेयर करना चाहेंगे? कोई बात? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा इंटरव्यू भी जो था ना वो इसी तरह स्टार्ट हुआ था जैसे नुमान का हुआ है। सर ने पहले पूछा कि आपने डीवीएम कहाँ से किया, स्पेसिफिकली डीवीएम ही क्यों किया, ठीक है। और आप में क्यों इंटरेस्ट आया फील्ड के अंदर, अगर नहीं था तो इसके बारे में ना। तो उसके ठीक है। बाद सर वैक्सीनेशन का उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं जिनके बारे में हम वैक्सीन करते हैं फील्ड के अंदर। फिर उसके ठीक है। बाद अच्छा, वैक्सीन वैक्सीन पे ना, सॉरी टू कट यू, वैक्सीन के बारे में ना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, क्योंकि कोविड का भी जमाना है ना। तो जी वैक्सीन बनती कैसे है, वैक्सीन कौन कौन सी यूज होती है, क्योंकि हम वेटनी से हैं, फिर वो वेटनी का पूछ लेते हैं। एक्ट कैसे करती है, इसमें एडजुवेंट कौन से यूज होते हैं, और ये इन चीजों पे जरा आप सब लोग ज्यादा तवज्जो देना। और सीमन का भी, क्योंकि जो सीटें सीमन की है ना, उसमें सीमन की प्रोसेसिंग क्या कैसे होती है, उस पर ज्यादा तवज्जो देना। ठीक है, आगे बताइएगा। सर, इसके बाद उन्होंने डिजीज़ के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि अगर कोई डिजीज़ है, जो 5-6 मैंने उनको नाम बताए ना, उन्हीं में से जी। उन्होंने पूछा कि पॉजिटिव एजेंट्स
दो तीन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर डिजीज ठीक है। फील्ड की जाती है तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये कौन सी डिजीज है। उनके एक दो के टेस्ट उन्होंने पूछे थे कि अगर आप लेबोरेटरी के अंदर हो तो आप कैसे करेंगे। सही हो तो गया। उसके बाद जो है सर उन्होंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए जितने नुमान से हुए। उसके बाद उन्होंने फील्ड वाले जो सर थे उनको दे दिया इंटरव्यू। ठीक उसको है। उन्होंने बफलो के बारे में कि बफलो जो है वो हीट प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं बफलो के अंदर। उसके सही है। अलावा सर एक वो पूछा था ब्लैक गौर क्या होता है, उसका मुझे आइडिया नहीं था। ब्लैक गोल्ड। गौर GAUR वो मैंने सर्च किया था सर, वो होता है इंडियन आई थिंक कोई ब्रीड है। हाँ, ब्लैक गौर गौर करके, ठीक है ठीक है। जी, वो बफलो से थोड़ी मिलती इंडियन की जुलती। भी फील्ड है। हाँ जी। ठीक है। ये हाँ जी, उसके अलावा जो है कि बफलो का क्या काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कौन सी ब्रीड्स को डील किया जा रहा है। उसके बाद सर ठीक है। दोबारा चेयरमैन के पास आ गया इंटरव्यू, उन्होंने पूछा कि आपने बफलो का तो बता दिया है, अब आप मुझे कैटल के बारे में बताएं, कौन सी ब्रीड्स जो हैं पाकिस्तान की फेमस हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान की हैं तो उसके अलावा एग्जॉटिक का उन्होंने पूछा, फ्रीजियन के बारे में, फ्रीजियन क्या चीज़ होती है, इसको हम क्यों पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सही है। बस सर इतना सा इंटरव्यू था, उसके बाद उन्होंने फिनिश कर दिया। सही हो गया। सही हो गया। चलें, बेहतर हो गया। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू तो सर। इंटरव्यू इतना की होता है आमतौर पे, जो है ना, 10 मिनट का। ठीक है। और क्वेश्चंस की बेस पे हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। वो अपनी मर्जी से कुछ चीजों को ना जज कर रहे होते हैं। वो रिजल्ट जब आता है तो हम तो अपनी मर्जी से नंबर लगा के बैठे होते हैं, फलां के इतने आ सकते हैं, फलां के इतने। तो वो चेयरमैन कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो पता नहीं अब क्या चीजें हैं, वो आज तक हमें भी नहीं समझ आई। तो बेस्ट ऑफ लक सारों के लिए। अच्छा, उसके बाद दो फीमेल्स हैं, अगर बोलना चाहें तो बता दें। पहले नंबर पे हैं सबा रबानी, किरण, सबा किरण। आप कुछ बताना चाहेंगे, मैसेज पे बता दें या माइक ऑन करके। जी। अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से। अच्छा, जैनब जवेद। जैनब, आप कुछ बताना चाहें। जी। जैनब, आप कुछ बताना चाहें अगर। इनकी तरफ से भी मेरा ख्याल कोई रिप्लाई नहीं आया। चले जो है ना, बाकी दो मेंबर सबा और जैनब, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में काइंडली बता दें कि आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे गए, आप लोगों ने उसके क्या मतलब जवाब दिए। मोस्टली क्या क्वेश्चन पूछे गए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि बाकियों को आइडिया हो जाए कि आमतौर पे क्या पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। ठीक है जी। और आप लोगों में से, बाकी लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। 2 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में। और सर अगर वो पूछें कि आपने डीवीएम ही क्यों चूज किया, तो बाय चॉइस तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं आया हुआ, तो क्या आंसर देना चाहिए। हाय, क्या दुखती रग पे हाथ रख दिया जालमों ने। अच्छा, इसका ना ऐसे होता है कि आपने मोटिवेटेड रहना होता है, पॉजिटिविज्म शो करना होता है। कहीं पे भी ये नहीं कह देना बस ऐसे ही ठीक है। मतलब आप कहें कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस था, मार्क्स जो हैं वो नहीं आ सके, तो उसके बाद जो डीवीएम है वो मैंने इसके ऊपर सर्च की डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, और मुझे डीवीएम जो है वो सबसे बेहतर लगा। एक तो इसके अंदर हम काम भी कर सकते हैं बेजुबान लोग चीज़ों के लिए, नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाता है। कुछ जो है इंटरेस्ट भी मेरा, मतलब इंटरेस्ट लेस फीलिंग नहीं शो करनी। ठीक है, आपने शो करना है कि मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया है, इंटरेस्ट है और आगे भी रहेगा। क्योंकि अगर आप ये शो करेंगे बस ऐसे ही हो गया, अभी भी दिल नहीं मेरा करता, तो वो ये समझेंगे कि आप फिर जॉब में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आपने कहना है कि अच्छी फील्ड है, आके मुझे अच्छा लगा, मैंने इसके ऊपर काम किया। और जो एडमिशन है वो जारी बात है, आप ये तो नहीं कह सकते मैंने बाय चॉइस किया। शायद ही कोई होता है जो बाय चॉइस करता है। तो बाय चॉइस डीवीएम है नहीं।
उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करके आंसर कर दें। हर बंदा जो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना पर्सनैलिटी असेसमेंट के क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का जवाब हर बंदा मुख्तलिफ ही देता है। वो जब आपसे यकदम पूछते हैं क्वेश्चन पोज होता है तो आपकी वर्डिंग, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी बना जाएंगे। मैं